हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। तो देखिए, आज 14वां टेस्ट है। टेस्ट नंबर 14 का है। और ये किसके लिए चलाया जा रहा है? बिहार दरोगा स्पेशल 2213 जो वैकेंसी जो आया हुआ है उसको लेकर स्पेशल चलाया जा रहा है। इसमें कम से कम अभी 14वां टेस्ट चल रहा है। इसमें कम से कम अभी 4 महीने टाइम है। ये लगभग 100 टेस्ट सीरीज हो जाएंगे। अभी 5 दिसंबर को एग्ज़ाम होने वाले हैं। और दिसंबर आते आते लगभग उम्मीद है कि मेरा प्रयास रहेगा कम से कम 100 टेस्ट सीरीज को जरूर पहुंचा दिया जाए। 100 टेस्ट सीरीज मतलब क्या होता है? एक टेस्ट सीरीज में 40 क्वेश्चन रहते हैं। और 40 में से अगर पूरा डिस्कशन को मिला दिया जाए तो कम से कम 200 से ज़्यादा 200 से 300 से ज़्यादा क्वेश्चन का आंसर यहाँ डिस्कशन होता है। अगर मान के एवरेज चले अगर बात करें तो अगर 100 क्वेश्चन मान के चले एवरेज कि 100 क्वेश्चन एक टेस्ट सीरीज में आता है तो 100 में अगर गुना करें तो कितना हो जाता है? 10,000। यानी 10,000 का क्वेश्चन का बैंक आपके पास ये उपलब्ध हो जाएगा। तो 10,000 का डिस्कशन क्वेश्चन अगर होगा तो उम्मीद है कि 100 क्वेश्चन में से 70 से 80% जो नंबर लाएंगे उनका प्री में रिजल्ट हो जाएगा। तो हमारा पहले मुख्य काम है प्री में रिजल्ट यानी प्री की तैयारी कैसे करना है। तो आपको दोस्तों इसमें क्या होगा, आपको विश्वास करना पड़ेगा। सबसे पहले जो टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है उसको लेकर के आप ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे और समझेंगे और नोट्स भी बनाएंगे, तभी आप इस डिस्कशन से ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये टेस्ट सीरीज क्या है? ये बिहार दरोगा के साथ साथ इसमें क्या है, बीएससी सीजीएल आने वाला है और रेलवे एनटीपीसी मुख्य परीक्षा होने वाला है, बीपीएससी सरस्वती में आने वाला है, एसएससी जीडी यूपीएससी ग्रुप डी है ना। ये बिहार पुलिस, झारखंड पुलिस, झारखंड दरोगा सभी में जीके जीएस जितने भी आते हैं 40 क्वेश्चन जीके जीएस यहाँ पे क्वेश्चन का डिस्कशन कराया जाता है। तो चलिए देर न करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि जो भी लोग इस चैनल पर न्यू है इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन का दबा दीजिएगा, है ना। और साथ में ऑल नोटिफिकेशन में रखिएगा। ऑल नोटिफिकेशन में रखने से क्या होता है, वीडियो अपलोड जैसे ही करेंगे आपके पास तुरंत पहुँच जाएगा। तो चलिए देर न करते हुए आज का टेस्ट शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है कि इसमें गलत संबंध बताना है। गलत संबंध मतलब क्या है? आयतन, बल और वेग का बीमा दिया हुआ है ना, डायमेंशन दिया हुआ है। डायमेंशन इसमें से किसका गलत है उसके बारे में बताना है। तो आयतन का डायमेंशन क्या होता है? एल क्यू, है ना। आयतन का एल क्यू। और बल का क्या होता है? एम एल टी माइनस टू, यानी ये भी सही है। वेग का क्या होता है? एल टी माइनस वन, इसका भी सही है। तो गलत किसका है? तो घनत्व का। तो घनत्व क्या होता है? तो घनत्व क्या होता है? m0 L3T, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। कैसे सही होगा? क्योंकि घनत्व बराबर होगा, डेंसिटी बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटा, द्रव्यमान बटा क्या होता है? आयतन, है ना। यानी मास बटा वॉल्यूम, m/v, मास बटा वॉल्यूम। तो मास का क्या होता है बीमा? केजी, केजी। और द्रव्यमान वॉल्यूम का क्या हो जाएगा? एम क्यू, मीटर, है ना, म्यू एम क्यू। तो ये केजी का क्या हो जाएगा? एम, क्या हो जाएगा? एम। और मीटर का क्या होगा? एल क्यू। तो एम एल, एम बटा एल क्यू। तो क्या हो जाएगा इसका? एम एल क्यू। इसका क्या हो जाएगा? तो ये गलत हो गया, है ना। m0 L3 माइनस टी ना होकर क्या होगा? इसका बीमा हो जाएगा एम एल माइनस क्यू। ये इसका है डेंसिटी का। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगर बात करते हैं कि मास, तो मास को किससे डिनोट करते हैं? तो किलोग्राम से। मास को किससे डिनोट करते हैं? किलोग्राम से। दूरी को मीटर से डिनोट करते हैं। और समय को किससे डिनोट करते हैं? तो टी से, है ना, टी से। और चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय, एल टी माइनस वन। इसका वेग का भी होगा और चाल का भी बीमा वही होगा। बल का क्या होता है? एम ए, एम ए मतलब होता है बल का, एम ए मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन, द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो इसका बीमा क्या हो जाएगा? एम एल टी माइनस टू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जब कोई बीम अनंत पर रहता है तब उत्तल लेंस द्वारा उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो जब कोई बीम, प्रतिबिंब अनंत पर रहता है तो उत्तल लेंस द्वारा उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है? बीम अनंत पर मतलब वस्तु अनंत पर रहता है। जैसे मान के चलते हैं ये क्या है? लेंस है, ठीक है। तो ये वस्तु अगर अनंत पर है, मान के चलिए अनंत पर है,
तो क्या हो गया, यहाँ से अगर वस्तु अनंत पर है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो इसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। और कैसा बनेगा, वास्तविक एवं उल्टा। यहाँ इसमें क्या है, थोड़ा सा लिखने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, लिखने में सही से नहीं लिख पाते हैं, लेकिन आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। तो क्या होता है इसका, जब वस्तु क्या होता है, क्वेश्चन में हम समझाने की कोशिश करेंगे। जब वस्तु किस पर रहता है, अनंत पर, है ना। वस्तु अनंत पर रहता है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। इसको याद रखना, प्रतिबिंब फोकस पर, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है। प्रकृति कैसी रहती है, तो प्रकृति वास्तविक प्लस उल्टा। आकार कैसा रहता है, तो आकार वस्तु से छोटा। तीन ही चीज़ पूछता है। जब वस्तु का अनंत पर है तो उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होगा, फोकस पर बनेगा। कैसा होगा, वास्तविक एवं उल्टा। आकार में कैसा होगा, छोटा, है ना। और उत्तल लेंस को और किस नाम से जाना जाता है, तो उत्तल लेंस को किसके, कॉन्वेक्स लेंस के नाम से जाना जाता है, यानी इसे कॉन्वेक्स लेंस भी कहा जाते हैं। और उत्तल लेंस में क्या होता है, जब एक किरण अपवर्तित करती है, क्या करती है उत्तल लेंस में, चारों ओर से किरणें क्या करती है, एक जगह अपवर्तित करती है। इसको अभिसारित लेंस भी कहा जाता है। उत्तल लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी कहा जाता है। कन्वर्जिंग लेंस के साथ इसे आवर्धक लेंस भी कहा जाता है। आवर्धक लेंस या मैग्नीफाइंग लेंस भी कहा जाता है, जिसे पठन लेंस भी कहते हैं। और उत्तल लेंस का प्रयोग किस में किया जाता है, तो उत्तल लेंस का प्रयोग दूरदृष्टि को दूर करने के लिए, मतलब आँख में एक दोष हो जाता है, निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष। तो आँख में जो दोष होता है वो कौन सा दोष, दूरदृष्टि दोष होता है। तो उसको दूर करने के लिए क्या होता है, तो उसको दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसका, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है ना। और इस दूरदृष्टि दोष को और क्या कहते हैं, दूरदृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया के नाम से जाना जाता है। क्या, हाइपरमेट्रोपिया के नाम से जाना जाता है। यानी हाइपरमेट्रोपिया को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। जबकि मायोपिया को दूर करने के किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल लेंस को, है ना, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, जिसे मायोपिया या निकट दृष्टि दोष कहते हैं। और निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, तो दूर दृष्टि दोष में यह होता है कि दूर की चीज़ तो वस्तु दिखाई देती है ना, लेकिन निकट की चीज़ नहीं दिखाई देती। लेकिन निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, तो निकट की चीज़ दिखाई देती है लेकिन दूर की चीज़ नहीं दिखाती है ना। तो ये इसका पूछा जाता है, दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, तो दोनों में अंतर पूछ देता है कभी कभी। इसको दूर करने के लिए, दूर को दूर करने के लिए हाइपरमेट्रोपिया, जबकि निकट को दूर करने के लिए मायोपिया लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रकाशीय तंतु में किस घटना का प्रयोग किया जाता है, तो प्रकाशीय तंतु में किस घटना का प्रयोग होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होता है, प्रकाशीय तंतु में किस घटना का प्रयोग होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन। किसका, पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन, जिसको बोलते हैं टोटल रिफ्लेक्शन, है ना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के कारण ही क्या होता है, प्रकाशीय तंतु की घटना, जिसको ऑप्टिकल फाइबर की घटना कहते हैं। और ऑप्टिकल फाइबर का सर्वाधिक प्रयोग कहाँ पर होता है, तो इसको संचार में सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है। संचार करने में सबसे ज़्यादा प्रयोग किसका होता है, तो ऑप्टिकल फाइबर का। और ऑप्टिकल फाइबर की खोज किसने किया था, तो प्रकाशीय तंतु ऑप्टिकल फाइबर की खोज नरेंद्र कपानी के द्वारा किया था। किसके, नरेंद्र कपानी के द्वारा ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग किया गया था। और यह क्या करता है, प्रकाशीय तंतु टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए, पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के लिए क्या होना जरूरी है, तो इसके लिए सघन माध्यम से विरल माध्यम में इसका प्रकाश की किरण को आना जरूरी होता है। सघन माध्यम से विरल माध्यम में आएगा, फिर इसके बाद क्या होगा, एक ऐसा स्थिति आएगा जब इसका एंगल क्रांति कोण पर आता है, तो इसका एंगल क्या होता है, अभिलंब से दूर हटता है, तो क्या होता है, सघन वापस अपना माध्यम सघन माध्यम में आ जाता है। तो इस घटना को क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन कहते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के लिए कभी कभी मतलब उदाहरण पूछ देता है कि मृग मरीचिका किसके कारण बनता है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। इंद्रधनुष किसके कारण बनता है, तो
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण ही इंद्रधनुष बनता है। तो यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको ध्यान में रखना है कि क्या क्या पूछे जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किसके संरक्षण से संबंधित है? तो ऊष्मागतिकी का संरक्षण नियम किससे संबंधित है? तो ऊर्जा से, ऊर्जा के संरक्षण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, है ना। तो प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या होता है? तो ऊर्जा का संरक्षण होता है। सेकंड लॉ ऑफ में क्या होता है? तो सेकंड लॉ में क्या होता है? तो इसमें क्या होता है? ऊष्मा का प्रवाह होता है। क्या होता है? इसमें ध्यान में रखना, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, फोर्थ लॉ, 4 लॉ है, इसमें पूछा जाता है। तो फर्स्ट लॉ में क्या होता है? थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ में कि ऊर्जा का संरक्षण होता है। दूसरा में क्या होता है? ऊष्मा का प्रवाह होता है। ऊष्मा का प्रवाह कैसे होता है? तो हाई टेम्परेचर से लेकर लो टेम्परेचर तक, माने उच्च ताप से निम्न ताप की ओर उसका ऊष्मा का प्रवाह होता है ना। उच्च ताप से लेकर के उच्च ताप से निम्न ताप की ओर ऊष्मा का प्रवाह किसके कारण होता है? तो थर्मोडायनेमिक्स के सेकंड नियम, द्वितीय नियम से, है ना। तीसरा लॉ में क्या कहता है? तो थर्ड लॉ में ये कहता है, थर्ड लॉ में कहता है किसी भी स्थिति में, थर्ड लॉ में क्या कहता है? किसी भी स्थिति में वस्तु के ताप को परम शून्य ताप तक नहीं लाया जा सकता है। वस्तु की स्थिति को परम शून्य ताप पर मतलब क्या होता है? 0 केल्विन, और डिग्री सेंटीग्रेड में बोले तो -273 डिग्री सेंटीग्रेड तक नहीं लाया जाता है। मतलब किसी भी स्थिति में वस्तु के ताप को परम शून्य ताप तक नहीं लाया जा सकता है। एक इसमें कहा गया है थर्मोडायनेमिक्स ऑफ थर्ड लॉ। और फोर्थ लॉ में क्या कहता है? तो फोर्थ लॉ में यह कहता है कि ऊष्मागतिकी का नियम जीरो लॉ के नाम से जाना जाता है। फोर्थ लॉ को थर्मोडायनेमिक्स ऑफ जीरो ऊष्मागतिकी का शून्य नियम कहा जाता है। किसे? चतुर्थ लॉ, चतुर्थ नियम को ऊष्मागतिकी का शून्य नियम कहा जाता है ना। थर्मोडायनेमिक्स ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ जीरो रूल्स। और इसी संकल्प ये क्या करता है? जीरो रूल की ऊष्मा का संकल्पना को बताता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। न्यूटन का शीतलीकरण नियम में निम्न से किसका विशेष स्थिति है? तो न्यूटन का शीतलन नियम में क्या होता है? तो इसमें क्या होता है? तो न्यूटन का जो शीतलन नियम किसके विशेष स्थिति पर है? तो स्टीफन के सिद्धांत पर है। किसके नाम पर? तो स्टीफन के सिद्धांत पर है, काम करता है। तो न्यूटन के शीतलन नियम में क्या होता है? वस्तु के तापमान एवं वातावरण के तापमान के बीच के अंतर को जैसे जैसे कम होता है उसमें ऊष्मा क्षय भी कैसे होता है? कम होने लगता है। क्या होता है न्यूटन के शीतलन नियम में? तो न्यूटन के शीतलन नियम में यह होता है कि वस्तु का तापमान क्या है? वस्तु का तापमान एवं वातावरण का तापमान दोनों का ताप के बीच जैसे जैसे अंतर कम होने लगता है, अंतर कम होता है, तो ऊष्मा का क्षय भी कम होने लगता है, यानी ऊष्मा का क्षय होने लगता है। कैसा होता है? कम होने लगता है। और स्टीफन का नियम में क्या कहता है? तो स्टीफन का नियम में कहता है कि किसी भी वस्तु को ऊष्मा का उत्सर्जन उसके परम ताप के चतुर्थ घात के समानुपाती होता है। स्टीफन में नियम में कहता है कि किसी भी वस्तु को ऊष्मा का उत्सर्जन उसके परम ताप के चतुर्थ घात के समानुपाती हो, मतलब ई प्रोपोर्शनल ई समानुपाती टी का पावर 4। इसको स्टीफन का नियम से जाना जाते हैं। फिर यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि पायरोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो पायरोमीटर का प्रयोग पूर्ण विकिरण थर्मामीटर मापने के लिए किया जाता है ना। पूर्ण विकिरण थर्मामीटर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो पायरोमीटर का। और यह किसके नियम पर आधारित है? तो न्यूटन के स्टीफन के नियम पर आधारित है। पायरोमीटर किसके नियम पर आधारित है? तो स्टीफन के नियम पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है। तो मानव शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन है? तो 4 ऑप्शन है, कार्बन, कैल्शियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा तत्व कौन सा पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन तो नहीं पाया, कैल्शियम नहीं, नाइट्रोजन, लेकिन ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। कार्बन दूसरा शरीर में पाया जाने वाला दूसरा सर्वाधिक तत्व है, जबकि ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा। अगर बात करते हैं तो हमारे वायुमंडल में, जिसको बोलते हैं ब्रह्मांड में पाया जाने वाला सर्वाधिक मात्रा में तत्व कौन सा है? तो पूरे ब्रह्मांड में अगर बात करें तो पूरे ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व क्या है?
तो है हाइड्रोजन। कैसा है? सर्वाधिक पूरे ब्रह्मांड में हर पाए जाने वाला सर्वाधिक मात्रा में जो तत्व का नाम है उसका हाइड्रोजन। दूसरा सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला हीलियम, दूसरा में हीलियम। अगर बात करते हैं ओनली वायुमंडल के बारे में, तो वायुमंडल में क्या होता है? तो वायुमंडल में पाए जाने वाले सर्वाधिक मात्रा में तत्व है नाइट्रोजन, है ना। नाइट्रोजन कितना? 76%। नाइट्रोजन 76%। और दूसरा में क्या आता है? तो दूसरा में आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना है? 21%। अगर अक्रिय गैस की बात करें तो हमारे वायुमंडल में पाए जाने वाला सर्वाधिक मात्रा में अक्रिय गैस कौन है? तो उसका नाम है आर्गन, है ना। अक्रिय गैस, इनर्ट गैस कौन है? आर्गन। और हमारे वायुमंडल में नहीं पाए जाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है? जो हमारे वायुमंडल में नहीं पाया जाता है उसका नाम है रेडॉन, है ना। रेडॉन हमारे वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। लेकिन क्या होता है, कभी कभी भूकंप की स्थिति जब होती है, तो भूकंप के दौरान होता है, भूकंप आता है तो क्या होता है, तो पृथ्वी के क्रस्ट से ये निकलता है। कैसे? भूकंप के दौरान। कौन सा? रेडॉन। तो रेडॉन से कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे वायुमंडल में नहीं पाया जाता है, लेकिन भूकंप ज्वालामुखी में निकलता है तो क्या होता है, उसमें रेडॉन निकलता है। बात करें पृथ्वी के क्रस्ट में या भूप्रपृष्ठ में या भूपृष्ठ में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन है? तो पृथ्वी के क्रस्ट या भूपृष्ठ में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन है? तो उसका नाम है, ट्रिक याद रखिएगा, ऑक्सीएलो। ऑक्सीएलो मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन, सिलिकॉन और एल्युमिनियम। हमारे पृथ्वी के क्रस्ट में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व का नाम है ऑक्सीजन, सिलिकॉन और एल्युमिनियम। अगर धातु की पूछे तो हमारे क्रस्ट में पाए जाने वाला धातु का नाम क्या है? तो उसको बोलते हैं ऑक्सीएलो, मतलब ऑक्सीजन, सिलिकॉन और लोहा। ऑक्सीजन, सिलिकॉन और लोहा। और क्रस्ट में पाए जाने वाला अधातु कौन है? तो अधातु का नाम पूछे तो उसका नाम रखना है ऑक्सीजन और सिलिकॉन। अधातु ऑक्सीजन और सिलिकॉन, जबकि धातु में क्या आता है? एल्युमिनियम और लोहा। क्रस्ट में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु कौन है? एल्युमिनियम और लोहा। पूरे पृथ्वी के सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व क्या है? तो उसको बोलते हैं, अगर पूरा पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है तो उसका नाम है लोहा। इसका सूत्र Fe होता है। हमारे शरीर में पाए जाने वाला सर्वाधिक मात्रा में तत्व कौन है? जो आपको क्वेश्चन में था, तो होता है ऑक्सीजन O2। दूसरा में क्या होता है? कार्बन, है ना, जो पहले बता चुके थे। और सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु क्या है शरीर में? तो वो है लोहा। और यौगिक क्या है? तो जल। हमारे शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले यौगिक का नाम क्या है? तो है जल, H2O। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एस्बेस्टस क्या है? एस्बेस्टस कारखाने में काम करने वाले मनुष्य वायु प्रदूषण के शिकार बनते हैं। क्यों बनते हैं? उनके शरीर में सबसे अधिक मात्रा में प्रभावित होने वाला भाग कौन सा है? तो सर्वाधिक प्रभावित होने वाला भाग कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फेफड़ा। फेफड़ा सबसे अधिक प्रभावित होता है किसके कारण? एस्बेस्टस के कारण सबसे अधिक प्रभावित होने वाला अंग कौन है? फेफड़ा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। आँख की बात करें तो आँख में एक रोग होता है ट्रैकोमा। ट्रैकोमा नामक रोग किसके कारण होता है? किस में होता है? तो आँख में। गला में होता है कौन सा रोग? गलकंड, जिसे अंग्रेजी में ग्वाइटर बोलते हैं। तो गलकंड किसके कारण होता है? तो आयोडीन की कमी के कारण गलकंड नामक रोग होता है, जी ना, आयोडीन कमी हो जाती है। फिर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीमेंट फैक्ट्री में काम करने वाले को कौन सा रोग होता है? तो सीमेंट फैक्ट्री में जो लोग काम करते हैं उसको वाइट लंग डिजीज रोग हो जाता है, श्वेत फुफ्फुस रोग होता है। किसके कारण? सीमेंट में काम करने वाले को वाइट लंग डिजीज, श्वेत फुफ्फुस रोग हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपोहन या डायलिसिस में उन रोगियों पर किया जाता है। किन रोगियों पर किया जाता है डायलिसिस? तो वृक्क विकार हो, यकृत रोग हो, फेफड़ा विकार हो। तो जब किडनी खराब हो जाता है तो क्या होता है? डायलिसिस लगाया जाता है, डायलिसिस किया जाता है। तो डायलिसिस क्या है? एक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? तो उसको क्या करता है? ब्लड को शुद्धिकरण करता है, रक्त को शुद्धिकरण करता है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि किडनी की इकाई को क्या कहता है? वृक्क या किडनी की इकाई को क्या कहता है? तो किडनी की इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है ना, नेफ्रॉन कहा जाता है।
फेफड़ा की इकाई को क्या कहा जाता है? तो फेफड़ा की इकाई को अलवेओली कहा जाता है, अलवेओली। तंत्रिका तंत्र की इकाई को क्या कहा जाता है? तंत्रिका तंत्र की इकाई को न्यूरॉन कहा जाता है। क्या? न्यूरॉन कहा जाता है। बॉडी की इकाई को क्या कहा जाता है? तो बॉडी या शरीर की इकाई को सेल कहा जाता है। क्या? सेल। शरीर की इकाई को सेल कहा जाता है। फिर यहाँ से क्वेश्चन पूछा है कि द्विनाम वर्गीकरण के जनक कौन है? तो कौन थे? तो स्लाइडेन एवं स्वान। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के जनक कौन थे? तो स्लाइडेन एवं स्वान। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तारपीन का तेल निम्नलिखित लकड़ी से निकाला जाता है। किस लकड़ी से निकाला जाता है? तो चीड़ के नाम से, चीड़ के पेड़ से क्या होता है? तारपीन का तेल निकाला जाता है। तो इसका ऑप्शन नहीं दिया हुआ है इसमें, कोई गलत है। चीड़ के पेड़ से क्या होता है? तो चीड़ के तना के छेद से तारपीन का तेल लकड़ी से निकाला जाता है ना। अफीम की प्राप्ति किससे होता है? तो अफीम की प्राप्ति क्या होता है? तो अफीम की प्राप्ति करने कच्चे फल में चीरा लगाकर उसे जो निकलने वाला दूध होता है उसे क्या होता है? अफीम की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में द्विबीजपत्री कौन है? तो द्विबीजपत्री मतलब डाइकोटिलीडोन। डाइकोटिलीडोन कौन है? घास, आम, मकई और या इनमें से सभी। तो बात करते हैं द्विबीजपत्री। तो द्विबीजपत्री क्या है? एक पौधा का नाम है। कैसा है? पौधा कितने तरह का होता है? 2 तरह के होते हैं। कितने तरह के? 2 तरह के। एक होता है पुष्पीय पौधा, एक होता है अपुष्पीय पौधा, है ना। एक होता है कैसा? पुष्पीय पौधा, एक होता है अपुष्पीय पौधा। और पुष्पीय पौधा भी कितने तरह का होता है? तो 2 तरह के। तो 2 तरह के में कौन कौन होता है? एक होता है पुष्पीय पौधा की बात यहाँ चल रहा है जिसमें पुष्प क्या है? फूल निकलता है। अपुष्पीय मतलब जिसमें कुछ फूल नहीं पाया जाता है। तो हम पुष्पीय पौधा की बात करते हैं। तो पुष्पीय भी कितने तरह के? 2 तरह के होता है। एक होता है जिम्नोस्पर्म, एक होता है एंजियोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म में क्या होता है? इसको अनावृत बीजी पौधा कहते हैं। जिम्नोस्पर्म को अनावृत बीजी पौधा या नग्न बीजी पौधा कहते हैं, जबकि एंजियोस्पर्म को आवृत बीजी पौधा कहते हैं। आवृत बीजी पौधा इसलिए कहते हैं कि इसमें बीज पाया जाता है। और इसको जिम्नोस्पर्म को इसलिए अनावृत बीजी पौधा या नग्न बीजी पौधा कहते हैं जिसमें बीज नहीं पाया जाता है। जैसे बात करते हैं एग्जाम्पल की, अगर बात करते हैं तो एग्जाम्पल में क्या होता है? जिम्नोस्पर्म के एग्जाम्पल अगर बात करते हैं तो जिम्नोस्पर्म में आता है सभी कोणधारी वन। क्या? सभी कोणधारी वन किसके उदाहरण है? तो नग्न बीजी पौधा, पुष्पीय पौधा का उदाहरण है। इसमें क्या क्या आता है? तो चीड़, फर, स्प्रूस, देवदार, ये सभी क्या है? ये सभी जिम्नोस्पर्म है, मतलब इसमें कोई बीज नहीं पाया जाता है। चलते हैं जिसमें बीज पाया जाता है, जो हमारा क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन क्या है? द्विबीजपत्री। तो हम क्या कहें? एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म मतलब क्या होता है? इसमें बीज पाया जाता है। और बीज कितने तरह का पाया जाता है? 2 तरह के पाया जाता है। एक होता है मोनोकोटिलीडोन, एक होता है डाइकोटिलीडोन, है ना। तो मोनोकोटिलीडोन और डाइकोटिलीडोन। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ से है? हमारा क्वेश्चन यहाँ से है डाइकोटिलीडोन से है। डाइकोटिलीडोन मतलब क्या होता है? द्विबीजपत्री में जिसमें 2 बीज पाया जाता है। एक बीजपत्री में केवल एक ही बीज पाया जाता है, एक ही बीज से वो फूलता है। तो इसका क्या होता है? एक बीजपत्री में क्या होता है? तो इसका 4 उदाहरण है मोनोकोटिलीडोन का, जिसमें एक बीजपत्री की अगर बात कर रहे हैं तो एक बीजपत्री में 4 गो पौधा का नाम याद रखना है। 4 गो कुल आते हैं। कौन कौन? तो ग्रैमिने कुल, पाल्मी कुल, लिलिएसी कुल और म्यूजेसी कुल। सभी को लिखना संभव नहीं है, आप सुन सकते हैं। तो मोनोकोटिलीडोन में क्या होता है? 4 गो कुल है ना। तो ग्रैमिनी कुल का पौधा, पाल्मी कुल का पौधा और लिलिएसी कुल का पौधा, म्यूजेसी कुल का पौधा, ये 4 को याद रखना है। और चारों का एग्जाम्पल पूछे जाते हैं कि एक बीजपत्री में कौन ग्रैमिनी कुल का है, कौन पाल्मी कुल का है, कौन लिलिएसी कुल का है, कौन म्यूजेसी कुल का है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ग्रैमिनी कुल में कौन आता है? तो ग्रैमिनी कुल में सभी क्या आता है? सभी अनाज, चावल, बाँस, है ना, ये सभी क्या है? ये सभी ग्रैमिनी कुल का उदाहरण है। पाल्मी कुल का अगर बात करते हैं, पाल्मी कुल में आता है तरबूज, तार, खजूर और सुपारी। ये सभी क्या है? पाल्मी कुल का पौधा है।
लीलियेसी कुल में प्याज एवं लहसुन। लीलियेसी कुल में प्याज एवं लहसुन किस कुल के हैं? तो मोनोकोटिलेडोन में लीलियेसी कुल में प्याज एवं लहसुन। म्यूजेसी कुल में आता है तो केला। केला किस कुल का उदाहरण है? तो मोनोकोटिलिडोन का उदाहरण है म्यूजेसी कुल का। जबकि डाइकोटिलिडोन में क्या होता है? इसमें 10 गो कुल है। जब मोनोकोटिलिडोन में 4 गो था, इसलिए हम आपको बता दिए। इसमें 10 गो है और 10 के कभी कभी नाम से एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, है ना। इसमें एग्जाम्पल अगर बात करें लेगुमिनेसी कुल, इसमें क्या है? दाल आता है। दाल में क्या होता है? 2 होता है। देखिए चना का दाल या मसूर दाल, इसमें क्या होता है? 2 गो दाना होता है अंदर से। तो लेगुमिनेसी कुल में दाल के आते हैं एग्जाम्पल भी है कॉम्पोजिटिव कुल, रूट, ये सभी क्या है पूछते हैं कभी कभी। उसके बाद द्विबीजपत्री में हम लास्ट में चर्चा कर देंगे। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? घास किसका है? तो ये भी मोनोकोटिलिडोन, ये भी मोनोकोटिलिडोन, ये भी मोनोकोटिलिडोन। लेकिन अगर बात करते हैं तो इसमें क्या होता है? इनमें से नन ऑफ दीज, इसमें से द्विबीजपत्री में कोई भी नहीं पाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अग्न्याशय, जिसको पैंक्रियाज बोलते हैं। तो पैंक्रियाज मानव शरीर के, हमारे शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो कैसी ग्रंथि है? तो मिक्स्ड ग्लैंड है, मिक्स ग्रंथि है ना। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत। लीवर हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। कैसी है? तो बाह्य स्रावी ग्रंथि अग्न्याशय। यकृत बाह्य स्रावी ग्रंथि, जबकि अग्न्याशय क्या है? मिक्स है, बाह्य एवं अंतः दोनों है। बात करते हैं अगर अंतःस्रावी ग्रंथि की, तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कैसे है? तो थाइमस ग्लैंड, है ना। थायराइड ग्लैंड आता है। थायराइड ग्लैंड क्या है? अंतःस्रावी, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। अगर बात करते हैं सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि, तो पीनियल ग्लैंड में आता है। पीनियल ग्लैंड किस में आता है? थाइमस में पाया जाता है। मस्तिष्क के थाइमस में पीनियल ग्लैंड है, वो सबसे छोटी ग्रंथि है। जबकि हाइपोथैलेमस में पाए जाने वाला शरीर की दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि है, सेकंड स्मॉलेस्ट ग्लैंड है, उसको बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या बोलते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको हिंदी में पीयूष ग्रंथि कहा जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, छोटी बड़ी मिक्स सभी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो थाइमस कैसा है? एक अंतःस्रावी ग्रंथि है ना। प्लीहा की अगर बात करते हैं तो प्लीहा में क्या काम है? तो प्लीहा सबसे बड़ी लसिका ग्रंथि है। कैसा है? प्लीहा सबसे बड़ी लसिका ग्रंथि है। लिम्फेटिक ग्लैंड इसको बोलते हैं, लिम्फेटिक ग्लैंड। और लसिका को क्या के नाम से जाना जाता है? तो आरबीसी का कब्रगाह या इमरजेंसी ब्लड बैंक के नाम से जाना जाता है। किसे? स्प्लीन को, है ना। इमरजेंसी ब्लड बैंक, आरबीसी का कब्रगाह के नाम से जाना जाता है। और प्लीहा में एक रोग हो जाता है फाइलेरिया रोग, जिसे हाथी पाँव कहते हैं। किससे प्रभावित होने वाला अंग क्या है? लसिका ग्रंथि है ना। लिम्फेटिक ग्लैंड ही फाइलेरिया में प्रभावित होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कवकों में संग्रहित भोज्य पदार्थ क्या होता है? तो कवक में संग्रहित भोज्य पदार्थ ग्लाइकोजेन। अब कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो माइकोलॉजी कवक के अध्ययन को, और शैवाल को अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो फाइकोलॉजी शैवाल के अध्ययन को। और इसे क्या कहा जाता है? कवक को, फंगई को, तो सेप्रोफाइटिक मृतोपजीवी का पौधा कहा जाता है। कैसा कहा जाता है? मृतोपजीवी कहा जाता है। कवकों को मृतोपजीवी सेप्रोफाइटिक कहा जाता है। किस लिए कहा जाता है? कि यह भोजन अपना स्वयं नहीं बनाता है ना। इसे परपोषी भी कहते हैं। यह भोजन अपना स्वयं नहीं बनाता है, बल्कि दूसरे पर डिपेंड रहता है। लेकिन शैवाल क्या करता है? इसको स्वपोषी कहा जाता है, जो अपना भोजन खुद बनाता है। तो शैवाल और कवक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात करते हैं हमारे शरीर में लीवर का क्या है? तो लीवर में ग्लाइकोजन से हमारे शरीर में लीवर क्या करता है? ग्लाइकोजन को भोजन को संग्रह के रूप में ग्लाइकोजन के कार्य करता है। बात करें स्टार्च की, तो स्टार्च इसको मंड हिंदी में बोलते हैं, इसको अंग्रेजी में स्टार्च कहा जाता है। स्टार्च का क्या काम है? तो ये भी भोजन संचय के रूप में काम करता है। कैसे? शैवाल में।
शैवाल में भोजन के रूप में कौन सा काम करता है? तो स्टार्च मंड शैवाल के रूप में काम करता है। और स्टार्च का क्या काम है? तो आयोडीन के घोल को नीला कर देता है, नीला या काला कर देता है कौन? स्टार्च। आयोडीन के घोल को कैसे कर देता है? नीला या काला कैसे कर देता है? स्टार्च ही आयोडीन घोल को नीला या काला कर देगा। कैप्सूल की अगर बात करते हैं तो कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? तो स्टार्च का बना है। जब दवाई खाते होंगे तो देखते होंगे कैप्सूल इस तरह का कवर का बना हुआ रहता है, तो भी किसका बना होता है? तो स्टार्च का ही बना होता है ना, स्टार्च या मंड का बना होता है। अगर बात करते हैं सुक्रोज से, तो सुक्रोज की अगर बात करें तो सुक्रोज में क्या होता है? सुक्रोज को गन्ना की रस से प्राप्ति होती है। सुक्रोज की प्राप्ति किससे होती है? तो गन्ना की रस से प्राप्ति होती है सुक्रोज की। और सुक्रोज को क्या कहा जाता है? टेबल शुगर के नाम से जाना जाता है। सुक्रोज को टेबल शुगर के नाम से जाना जाता है, जबकि टेबल सॉल्ट को किसको जाना जाता है? तो NaCl को टेबल सॉल्ट को NaCl टेबल सॉल्ट के नाम से जाना जाता है ना। अगर बात करते हैं सिंपल शुगर किसे कहते हैं? तो सिंपल शुगर को ग्लूकोज को कहते हैं। सिंपल शुगर ग्लूकोज को, जिसको सूत्र C6H12O6। और जब सबसे स्वीटेस्ट शुगर कौन है? तो फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज सबसे स्वीटेस्ट मीठा शर्करा कौन है? तो फ्रुक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम ट्रांसजेनिक पौधा जिसका प्रयोग व्यावसायिक स्तर पर उत्पादन के लिए हुआ। तो प्रथम ट्रांसजेनिक पौधा कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा कपास, जिसका प्रयोग व्यावसायिक स्तर पर उत्पादन के लिए हुआ था। तो कपास पहला अखाद्य पदार्थ था जिसको ट्रांसजेनिक पौधा के लिए प्रयोग किया गया था। और बात करते हैं तो प्रथम खाद्य पदार्थ कौन था? तो प्रथम खाद्य पदार्थ में बैगन आ जाता है। कैसा आता है? बैगन। प्रथम खाद्य पदार्थ बैगन था जिसको ट्रांसजेनिक के लिए प्रयोग किया जाता है। बात करते हैं चावल में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट। तंबाकू में क्या पाया जाता है? निकोटीन, है ना। उद्दीपक पदार्थ कौन पाया? तंबाकू में निकोटीन। और टमाटर की बात करें तो कौन सा पाया जाता है? तो ऑक्जेलिक एसिड। टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय होते हैं? है ना, वलय मतलब छल्ला, है ना, रिंग बोलते हैं, रिंग। किस ग्रह के चारों ओर रिंग पाया जाता है? इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, शनि, है ना। शनि में छल्ला पाया जाता। छल्ला की संख्या कितना होता है? तो 11। शनि में छल्ला की संख्या 11। इसकी खोज किसने किया था? तो गैलीलियो के द्वारा। शनि के रिंग के छल्ले की खोज किसने किया? गैलीलियो के द्वारा। और शनि ग्रह का सबसे घनत्व कितना होता है? तो सबसे कम। शनि ग्रह का सबसे कम कितना? 8 ग्रह में, 8 ग्रह में शनि जो ग्रह है इसका घनत्व सबसे कम है। कितना है इसका घनत्व? 0.69। 0.69 इसका घनत्व है। ऐसे क्या कहता है? शनि ग्रह को सुंदर ग्रह के नाम से जाना जाता है। किस लिए जाना जाता है? क्योंकि इसमें वलय या रिंग पाया जाता है, इसलिए इसको सुंदर ग्रह कहा जाता है। ग्रह की अगर बात करें तो 8 ग्रह में कौन कौन है? तो 8 ग्रह में शुक्र, मंगल और पृथ्वी और बुध, ये सभी क्या है? आंतरिक ग्रह हैं। जबकि बाह्य ग्रह में क्या था? बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, एक भी हैं बाह्य ग्रह के अंतर्गत आते हैं, है ना। शुक्र और अरुण से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा 2 ग्रह हैं जो पृथ्वी के विपरीत दिशा में अपना घूर्णन गति करता है? तो शुक्र और अरुण 2 ऐसे ग्रह हैं जो एंटी क्लॉकवाइज न चल कर क्लॉकवाइज की दिशा में, घड़ी की दिशा में चलते हैं। कौन? शुक्र और अरुण। और बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं पा। कौन ऐसा ग्रह है जिसका उपग्रह नहीं है? तो बुध एवं शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है, क्योंकि मंगल का फोबोस एवं डिमोस, है ना, मंगल का फोबोस एवं डिमोस नामक ग्रह है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने आनत पर घूमती है? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने आनत घूमती है? तो 4 ऑप्शन में आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कैसे? अगर बात करें ये पृथ्वी है तो पृथ्वी कैसे मान के चलते हैं? ये यहाँ है तो पृथ्वी क्या करती है? पृथ्वी घड़ी के विपरीत दिशा में पश्चिम से पूर्व की ओर अपना क्या करती है? अपना अक्ष पर घूर्णन करती रहती है। तो इसका क्या होता है? ये अपने अक्ष पर कितना झुका हुआ है? तो 23.5 डिग्री। जबकि इसका कक्षीय झुकाव कितना है? तो 66.5 डिग्री। 66.5 डिग्री इसका
कच्छी झुकाव होता है ना। तो यहाँ से कुछ क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि इसका कच्छी झुकाव कितना है और तल के साथ कितना है। अब बात करते हैं तो 0 डिग्री देशांतर से कितने देशों से होकर गुजरा है। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा कितने देशों से, तो 10 देशों से गुजरा हुआ है। 0 डिग्री देशांतर रेखा कितने देशों से गुजरा हुआ है, 10 डिग्री से। तो कौन कौन है, तो है लंदन जिसको ब्रिटेन बोलते हैं, ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, नाइजर, बुर्किना फासो, टोंगा एवं घाना एवं अंटार्कटिका। ये सभी क्या हैं, 0 डिग्री देशांतर पर स्थित देश हैं। अगर बात करते हैं तो भारत की, तो भारत की अगर बात करें तो भारत में जो 23.5 क्या है, भारत का मानक समय रेखा कहाँ है, तो भारत का मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। जो भारत का मानक रेखा है वो कितने राज्यों से गुजरती है, तो 5 राज्यों से। 5 राज्यों में कौन कौन है, तो इलाहाबाद के समीप मिर्ज़ापुर नामक जगह से गुजरती है भारत का मानक समय रेखा। कौन कौन राज्य हैं, तो यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से भारत का मानक समय रेखा गुजरती है 5 राज्यों से। कौन कौन, यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ये पांचों में से कभी कभी एक डिफरेंस दे देगा, चुन देगा कि इसमें से किस राज्य से भारत का मानक समय रेखा नहीं होकर गुजरती है। तो इस तरह से चारों पांचों याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, तो आपका क्वेश्चन सही होने की संभावना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के कोर में किस तत्व की प्रधानता होती है। तो पृथ्वी के कोर में किस तत्व की प्रधानता होती है, तो पृथ्वी के कोर की अगर बात करते हैं तो रासायनिक संरचना के आधार पर एडवर्ड स्वेस ने पृथ्वी के आंतरिक परत को 3 भागों में बांटा था। कितने भागों में, पृथ्वी को 3 भागों में। तो बात करते हैं पृथ्वी के 3 भागों में कौन कौन था, तो एक होता है सियाल, एक होता है सीमा, बीच में मध्यवर्ती परत सीमा, आंतरिक परत को नीफे कहा जाता है। किसने बांटा था, तो रासायनिक संरचना के आधार पर एडवर्ड स्वेस नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या कहा, पृथ्वी के आंतरिक परत को 3 भागों में बांटा। कितने भागों में, 3 भागों में, सियाल, सीमा और नीफे। जबकि आधुनिक विद्वानों ने पृथ्वी को 3 भागों में बांटा। कौन कौन, तो क्रस्ट, मेंटल और कोर। क्रस्ट, मेंटल और कोर आधुनिक भारत के विद्वानों ने 3 भागों में बांटा, क्रस्ट, मेंटल और कोर। जबकि एडवर्ड स्वेस ने सियाल, सीमा और नीफे 3 भागों में पृथ्वी को बांटा। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी के कोर में किस तत्व की प्रधानता होती है ना, यानी क्रस्ट, मेंटल, कोर, यानी कोर मतलब केंद्र है ना, केंद्र में पाया जाने वाला सर्वाधिक प्रधानता किसकी होती है, तो लोहा की। किसकी प्रधानता होती है, लोहा एवं निकेल की, नीफे जिसको बोलते हैं। एडवर्ड स्वेस ने बताया था क्या, सियाल, सीमा और नीफे। सियाल मतलब होता है पृथ्वी क्रस्ट में सिलिकॉन एवं एल्युमिनियम, पृथ्वी क्रस्ट में सिलिकॉन एवं एल्युमिनियम पाया जाता है। जबकि सिलिकॉन एवं मैग्नीशियम क्या होता है, मेंटल में, क्रस्ट में सिलिकॉन एवं एल्युमिनियम, जबकि सिलिकॉन में मैग्नीशियम या मेंटल में हो जाएगा मध्यवर्ती पर। जबकि लोहा, निकेल, नीफे, निकेल और लोहा क्या होता है, आंतरिक परत में पाया जाता है। तो उम्मीद यहाँ से क्वेश्चन ये निकल गया होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन, निकेल और लोहा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर से किस नदी के तट पर स्थित है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, झेलम। कौन सा, झेलम नदी के तट पर किसकी राजधानी है, जम्मू कश्मीर की। और झेलम नदी से कौन सा झील स्थित है, तो बुलर झील। बुलर झील झेलम नदी पर स्थित है, जो कैसा झील है, तो ताजे पानी का झील है। ताजे पानी का झील कौन है, झेलम है ना। बुलर झील जो भारत के सबसे ताजे पानी का झील बुलर झील। सबसे खारे पानी का झील कैसा होगा, तो चिल्का झील। चिल्का झील कैसा है, उड़ीसा में, जो भारत के सबसे खारे पानी का झील चिल्का झील है ना। मीठे का पानी बुलर झील, या कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। अब बात करते हैं चिनाब नदी से। तो चिनाब नदी पर कौन सा बांध है, तो सलाल परियोजना, दुलहस्ती परियोजना और बगलिहार परियोजना, ये किस नदी पर स्थित है, तो चिनाब नदी पर ही स्थित है। परियोजना का नाम पूछ देता है कि सलाल परियोजना, दुलहस्ती परियोजना और बगलिहार परियोजना किस पे है, तो चिनाब नदी पर है।
इसको बांध भी बोलते हैं, सलाल बांध, दुलहस्ती बांध और बगलिहार बांध, ये सभी कहाँ है? तो चिनाब नदी पर है। रावी की अगर बात करें तो थीन बांध रावी नदी पर है। पोंग बांध किसका है? तो पोंग बांध ब्यास नदी पर है ना। और दोआब से कभी भी दोआब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि दोआब क्या होता है, तो दोआब का मतलब होता है, दोआब कितने प्रकार के होते हैं? तो 5 प्रकार के। कौन कौन? बड़ी दोआब, रचना दोआब, विस्त दोआब और चाच दोआब। तो बड़ी दोआब में क्या होता है? तो बड़ी दोआब में आता है ब्यास एवं रावी नदी के तट के बीच की स्थित को बड़ी दोआब कहते हैं। ब्यास एवं रावी नदी के बीच के स्थित क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो बड़ी दोआब कहा जाता है। रचना दोआब किसको कहा जाता है? तो रचना दोआब रावी एवं चिनाब नदी के बीच की स्थित क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो रचना दोआब। विस्त दोआब किसे कहते हैं? तो ब्यास एवं सतलज नदी को, ब्यास एवं सतलज नदी के बीच स्थित के क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो विस्त दोआब। चाच दोआब किसको कहते हैं? तो चाच दोआब चिनाब एवं झेलम की स्थिति के क्षेत्र को चाच दोआब कहते हैं, है ना। सिंध सागर दोआब, तो सिंध सागर दोआब किसके बीच स्थित है? सिंधु एवं चिनाब एवं झेलम के बीच के क्षेत्र को सिंध सागर दोआब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिंधु नदी एवं चिनाब नदी एवं झेलम नदी, सिंधु चिनाब झेलम नदी के बीच को सिंध सागर दोआब कहा जाता है। यहाँ से कभी कभी पूछ देते हैं क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो धुआंधार जलप्रपात कहाँ है? तो नर्मदा नदी पर है। नर्मदा नदी पर कौन सा धुआंधार जलप्रपात है? और धुआंधार जलप्रपात को किस नाम से जाना जाता है? तो कपिलधारा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। धुआंधार जलप्रपात को कपिलधारा जलप्रपात भी कहा जाता है। और चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर है? तो इंद्रावती नदी पर। चित्रकूट जलप्रपात कहाँ है? तो यह कहाँ है? चित्रकूट जलप्रपात भारत का नियाग्रा प्रपात के नाम से जाना जाता है। किसे कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में है। चित्रकूट जलप्रपात कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। नियाग्रा, इसे भारत का नियाग्रा जलप्रपात भी कहा जाता है। चौथा ऑप्शन है यहाँ पे चंबल। तो चंबल को क्या कहा जाता है? तो चुलिया जलप्रपात। चुलिया जलप्रपात कहाँ है? तो किस नदी पर है? तो चंबल नदी पर है। चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पर। और चंबल नदी पर कई गो बांध है? तो 4 गो बांध है। कौन सा बांध बनाया है? तो महाराणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध और कोट बैरेज बांध, ये सभी क्या है? चंबल नदी पर ही स्थित है। नर्मदा एवं ताप्ती कैसी नदियां हैं? तो भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। कैसा? पश्चिम की तरफ प्रवाहित होने वाले भारत की 2 नदियां हैं, नर्मदा एवं ताप्ती, जिसका मिलन स्थल कहाँ है? संगम स्थल कहाँ है? तो खंभात की खाड़ी में, अरब सागर में खंभात की खाड़ी में नर्मदा एवं ताप्ती नदियाँ 2 ही हैं जो अरब सागर में पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं। तो यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डम्फा वन जीव अभयारण्य कहाँ है? तो डम्फा वन जीव अभयारण्य मिजोरम में है। कहाँ है डम्फा वन जीव अभयारण्य? मिजोरम में। ऐसा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो किंग कोबरा के लिए प्रसिद्ध है। डम्फा वन जीव अभयारण्य किसके लिए? तो किंग कोबरा के लिए प्रसिद्ध है। असम की अगर बात करें तो असम में कौन सा है? काजीरंगा वन जीव अभयारण्य। मानस वन जीव अभयारण्य कहाँ है? तो असम में है। काजीरंगा एक सिंगी गैंडे के लिए काजीरंगा अगर बात करते हैं। तो सिक्किम की अगर बात करें तो नाथुला जारा और सेलिपला जारा कहाँ है? सिक्किम में है। नाथुला जारा और जेलेपला जारा कहाँ है? तो सिक्किम में। अगर बात करते हैं उड़ीसा से, तो उड़ीसा से अभी क्वेश्चन निकलता है कि सिमलीपाल वन जीव अभयारण्य या भीतरकनिका वन जीव अभयारण्य या नंदनकानन वन जीव अभयारण्य कहाँ है? तो ये तीनों उड़ीसा में है ना। तो उड़ीसा में एक नदी है, भारत की सबसे बड़ी नदी, लंबा बांध महानदी बना हुआ है ना, हीराकुंड बांध उड़ीसा में ही है। भारत का सबसे लंबा बांध किस नदी पर है? तो हीराकुंड बांध किस राज्य में है? तो उड़ीसा में ही है। यहाँ से क्वेश्चन मुख ध्यान रखना है। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, तो रंगपुर हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी। तो रंगपुर कहाँ है?
पंजाब में, उत्तर प्रदेश, सौराष्ट्र में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ये सौराष्ट्र में है। कहाँ है? सौराष्ट्र में। और राजस्थान में कौन सा है? तो राजस्थान में है कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। और पंजाब में कहाँ खोजी है? तो रोपड़, रोपड़ पंजाब में। और जो रंगपुर हमारा क्वेश्चन है, तो रंगपुर कहाँ है? तो रंगपुर सौराष्ट्र में है। सौराष्ट्र मतलब गुजरात में। अब बात करते हैं रोपड़ से, तो रोपड़ के बारे में बताया जाता है कि यह किस नदी पर स्थित है? तो सतलज नदी के, रोपड़ सतलज नदी के पर स्थित है। और यहाँ से रोपड़ से क्या मिला हुआ है? तो रोपड़ से मानव के साथ साथ कुत्ता को दफनाने का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो रोपड़ से, है ना, जो सतलज नदी के स्थित है। रंगपुर की अगर बात करें, तो रंगपुर से क्या होता है? तो रंगपुर से किसका प्रमाण मिला है? तो धान एवं भूसी का प्रमाण मिला है। किसे? तो रंगपुर से। और रंगपुर कहाँ है? गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में है। किस नदी के तट पर स्थित है रंगपुर? तो रंगपुर मादर नदी के तट पर है ना। लोथल किस नदी के तट पर है? तो लोथल गुजरात में ही है। रंगपुर और लोथल दोनों गुजरात में ही है। और लोथल किस नदी के तट पर है? तो भोगवा नदी के तट पर है। धौलावीरा कहाँ है? तो धौलावीरा भी गुजरात में ही है, जो कच्छ के रण में पाया जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? तो अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पाणिनि, है ना। अष्टाध्यायी के रचनाकार पाणिनि। पाणिनि ने अष्टाध्यायी नामक पुस्तक की रचना किए थे। और यह किस काल में लिखा गया था? तो अष्टाध्यायी की टिप्पणी के रूप में शुंग वंश के काल में महाभाष्य की रचना किसने किया था? तो पतंजलि ने। पाणिनि के अष्टाध्यायी के टिप्पणी के रूप में शुंग वंश के शासनकाल में क्या हुआ था? महाभाष्य की रचना हुआ था। महाभाष्य के लेखक कौन है? तो पतंजलि, है ना। पतंजलि ने महाभाष्य की रचना किए थे। और यहाँ से कभी कभी दर्शन पूछा जाता है कि कपिल ने किस दर्शन का शुरुआत किए थे? तो सांख्य दर्शन की रचना किसने किया था? कपिल मुनि ने, है ना। गौतम मुनि ने क्या किया था? न्याय दर्शन की रचना गौतम मुनि ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस यूनानी इतिहासकार के इतिहास का जनक कहा जाता है? यानी किस यूनानी इतिहासकार को इतिहास का जनक? तो हेरोडोटस को। किसका? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। आर्किमिडीज को क्या कहा जाता है? तो इन्होंने यूरेका शब्द का दिया था। यूरेका शब्द किसने दिया था? आर्किमिडीज ने। और प्लवन का सिद्धांत का नियम भी किसने दिया था? तो आर्किमिडीज ने ही दिया था। और ज्यामिति खोज किसने किया था? तो ज्यामिति खोज यूक्लिड के द्वारा किया गया था, है ना। ज्योमेट्री खोज यूक्लिड के द्वारा किया गया था। और हिपोक्रेटस ने क्या किए थे? तो हिपोक्रेटस को फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है। किसे? फादर ऑफ मेडिसिन, यानी चिकित्सा विज्ञान का जनक हिपोक्रेटस। जबकि वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेटस को कहा जाता है ना। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो थियोफ्रेटस के जनक कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, चरक संहिता किसने लिखा था? तो चरक ने। चरक संहिता किसने लिखा था? तो चरक संहिता चरक ने लिखा था। और सुश्रुत ने क्या लिखा था? तो सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता लिखा था, जो क्या था? सर्जरी से संबंधित था। और चरक संहिता क्या सा था? तो चरक संहिता जो लिखा था चरक ने, वो चिकित्सा से संबंध था। इनका संबंध किससे था? चिकित्सा से संबंध था चरक का। जबकि सुश्रुत क्या थे? सुश्रुत संहिता लिखे थे, इनका संबंध ही सर्जरी से था। कैसा था? सर्जरी से। यह भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। वंशों का सही अवरोही क्रम क्या है? तो वंशों का सही अवरोही क्रम क्या है? तो गुलाम वंश, इसका एक ट्रिक है, गुलाब खिला तो सुगंध लो। तो गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, इसके बाद आया था क्या? मुगल वंश। फिर तुगलक वंश के बाद सैयद वंश आया था, फिर लोधी वंश। लोधी वंश के बाद क्या हुआ था? इब्राहिम लोधी की मृत्यु होने के बाद मुगल वंश की स्थापना किसने किया था? तो बाबर ने, है ना। तो यहाँ से फिर क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा।
कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि इनका शासनकाल कब से कब था, तो गुलाम वंश का 1206 से 1290, खिलजी वंश का 1290 से 1320 और तुगलक वंश का कितना था 1320 से 1414, सैयद वंश का 1414 से 1456, जबकि लोधी वंश का था 1456 से 1526, है ना। तो दिल्ली सल्तनत में सबसे अंतिम वंश कौन था, लोधी वंश। लोधी वंश के बाद क्या हुआ था, बाबर ने मुगल वंश की स्थापना किए थे 1526 ईस्वी, और पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो 1526 में ही हुआ था, इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था, तो किस सिख गुरु ने लिखा था जफरनामा, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। जफरनामा गुरु गोविंद सिंह ने। सिख धर्म के कितने कैवें गुरु थे, 10वें गुरु थे। इन्होंने क्या किया था, सिख धर्म के जफरनामा लेखक लिखे थे। कौन, जफरनामा। सिख धर्म की अगर स्थापना की बात करें तो सिख धर्म की स्थापना किसने किया था, प्रथम सिख गुरु कौन थे, गुरु नानक। गुरु नानक ने ही सिख धर्म की स्थापना किए थे। दूसरा गुरु कौन थे, गुरु अंगद, है ना। तीसरा गुरु कौन थे, गुरु अमरनाथ। चौथा गुरु रामदास। पांचवा गुरु अर्जुन देव, है ना। तो गुरु हर राय कौन थे, तो गुरु सातवें गुरु गुरु हर राय। हरकिशन कौन थे, तो 8वें गुरु। गुरु गोविंद सिंह कौन थे, 10वें गुरु। और गुरु तेग बहादुर कैवें गुरु थे, तो 9वें गुरु, है ना। ये सभी कभी कभी गुरु से क्वेश्चन पूछ जाता है। तो सिख धर्म की स्थापना फारसी में जफरनामा किसने लिखा था, तो गुरु गोविंद सिंह ने। और गुरु गोविंद सिंह ने क्या किया था, तो खालसा पंथ की स्थापना किए थे, है ना। और पाहुल प्रणाली का भी शुरुआत किसने किया था, तो गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु गोविंद सिंह ने ही पाहुल प्रणाली की शुरुआत किया था। अगर बात करते हैं तो 2 सिख गुरु को फांसी दिया गया था। कौन कौन थे, तो 5वें गुरु अर्जुन देव और 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर। अर्जुन देव को किसने फांसी दिया था, तो जहांगीर ने। अर्जुन देव को फांसी जहांगीर ने दिया था, जबकि गुरु तेग बहादुर को फांसी किसने दिया था, औरंगजेब ने। किसके कारण, तो इस्लाम धर्म नहीं स्वीकार करने के कारण क्या हुआ, गुरु तेग बहादुर को फांसी दे दिया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने किया था, तो सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फुले, है ना। ज्योतिबा फुले, ऑप्शन नंबर सी सही है। ज्योतिबा फुले ने ही सत्य शोधक समाज की स्थापना किए थे। अगर बात करते हैं तो गोपाल हरि देशमुख ने किसी के लिखे थे, तो लोकहितवादी, है ना। गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है। और महादेव गोविंद रानाडे प्लस आत्माराम पांडुरंग ने क्या किया था, तो प्रार्थना समाज की स्थापना किए थे। कौन, महादेव गोविंद रानाडे और आत्माराम पांडुरंग दोनों मिलकर क्या किए थे, तो प्रार्थना समाज की स्थापना किए थे। और नरेंद्र दत्त की अगर बात करें तो नरेंद्र दत्त क्या थे, तो इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे। कौन, नरेंद्र दत्त। अगर बात करते हैं तो दीनबंधु के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो दीनबंधु के नाम से CF एंड्रूज को दीनबंधु के नाम से जाना जाता है। और देशबंधु के नाम से किसे जाना जाता है, तो देशबंधु के नाम से CR दास को, चक्रवर्ती राजकुमारी दास को देशबंधु के नाम से जाना जाता है। जबकि राजेंद्र प्रसाद को आज़ाद भारत के नाम से जाना जाता है। राजेंद्र प्रसाद को आज़ाद भारत के नाम से राजेंद्र प्रसाद को जाना जाता है। और राजेंद्र प्रसाद कौन थे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति, है ना। और प्रथम संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, SC मुखर्जी। कब, तो 11 दिसंबर 1946 को। जबकि 9 दिसंबर 1946 को प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये याद रखना। नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है, तो नए राज्य में सीमा में परिवर्तन या उसको गठन करने का अधिकार किसको है, तो संसद को है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। संसद को अपने सीमा या राज्य का कोई अगर नया नाम देना है तो सभी क्या करता है, संसद करता है। और यह संसद कैसे करता है, तो यह संशोधन केवल 2 या 2 से अधिक राज्यों के बहुमत से या साधारण बहुमत से इसे संशोधन कर सकता है।
और यह कैसा है, साधारण बहुमत कहाँ होता है, तो यह विधेयक केवल संसद में बिना राष्ट्रपति की अनुमति से नहीं प्रस्तुत किया जाता है। क्या होता है, और कोई भी राज्य में अगर नाम सीमा परिवर्तन करना है तो यह विधेयक कैसा होगा, साधारण बहुमत। और साधारण बहुमत क्या होगा, यह विधेयक केवल संसद के बिना राष्ट्रपति की अनुमति से नहीं प्रस्तुत कर सकते हैं, कहाँ, संसद में। और इसको करने के लिए 368 का प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि साधारण बहुमत की तरह इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का सह राज्य बनाया गया है ना। तो सिक्किम को भारत का किस राज्य के तहत बनाया गया, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही, 4 ऑप्शन है। तो 36वां संविधान संशोधन, सिक्किम को 36वां संविधान संशोधन के तहत क्या हुआ, 22वें राज्य को दर्जा दिया गया है ना। 22वें राज्य को कब, 36वां संविधान संशोधन 1975 है ना। 1975 में क्या हुआ, सिक्किम को भारत का सह राज्य का दर्जा दिया गया। अगर 21वां की अगर बात करें तो 21वां में क्या था, 21वां संविधान संशोधन 1967 में कब हुआ था, 1967 में। इसके द्वारा क्या हुआ था, तो सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया था। पहले भाषा के संग राज्यों में कितना थी मान्यता, तो 14 हो, जबकि 15 भाषा। अभी बात करते हैं मान्यता प्राप्त भाषा की संख्या कितना है, तो 22 है ना। पहले कितना था, 14, लेकिन 15वीं भाषा के रूप में सिंधी को जोड़ा गया कब, तो 21वें संविधान संशोधन 1967 में जोड़ा गया। किसको, 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया 15वें भाषा के रूप में। बात करते हैं तो नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को किस में, तो 71वें संविधान संशोधन के तहत, 71वें संविधान संशोधन के तहत क्या हुआ, 3 भाषा को, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को 71वें संविधान संशोधन 1992 के तहत क्या हुआ, 3 भाषा को जोड़ा गया है ना। फिर क्या हुआ, 92 संविधान संशोधन के तहत 3 भाषा को और जोड़ा गया। कितना हो गया, 92 संविधान संशोधन 2003 में कौन कौन जोड़ा गया, तो वो बोडो, डोंगरी और मैथिली और संथाली, ये सभी क्या है, 92 संविधान संशोधन के तहत किया गया। इसका एक ट्रिक याद रखिएगा, बोर्ड मास क्या है, बोर्ड मास मतलब बोडो, डोंगरी और मैथिली और संथाली, ये कब जोड़ा गया था, तो 92 संविधान संशोधन 2003 के द्वारा इसको दिया गया। फिर से जोड़ा दे रहे हैं कि मूल संविधान में कितना भाषा की संख्या थी, तो 14 भाषा की संख्या थी, जो किस अनुसूची में है, तो 8वीं अनुसूची में है। 8वीं अनुसूची में अभी वर्तमान में भाषा की संख्या कितना है, तो 22, पहले थी 14, जबकि 15 को 15वें भाषा के रूप में कौन जोड़ा गया, तो 15वीं भाषा के रूप में सिंधी को कब, 21वां संविधान संशोधन के तहत सिंधी को जोड़ा गया 1967 में। फिर क्या हुआ, दूसरी बार 71वां संविधान संशोधन के तहत 1992 में नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया। फिर 3 भाषा और 2003 में जोड़ा गया। कौन, 92वां संविधान संशोधन जब हुआ तो क्या हुआ, बोडमास को जोड़ा गया। बोडमास में बोडो, डोंगरी और मैथिली और संथाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोमियम के ऑक्सीकरण संख्या कितना है, तो K2Cr2O7 में कह रहा है कि क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या कितना है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, प्लस से। कैसे हो जाएगा प्लस से, तो पोटेशियम का संयोजकता कितना है, तो +1 गुने 2, और क्रोमियम का पूछा जाता है तो क्रोमियम का हम x मानेंगे, ठीक। फिर प्लस क्या करेंगे, ऑक्सीजन की संयोजकता कितना है, 2 और -2 गुने 7, तो हो गया 14, -14, ठीक। और यहाँ 2 प्लस x -14, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 2 प्लस x बराबर x -14। अगर x निकालते हैं तो x में निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर 12 है ना। 2x बराबर 12, हाँ 2x था ना, क्रोमियम में 2 था, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 12, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 6, यानी +6 क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगा। सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है, तो सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है, तो 4 ऑप्शन है। तो सती प्रथा का पहला उल्लेख विल्सन से मिलता है। कहाँ,
अभिलेख के रूप में अगर बात करते हैं तो सती प्रथा का प्रथम प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता के स्थान से मिला था। कहाँ? सिंधु घाटी सभ्यता के स्थान से लोथल से मिला था। लोथल से क्या मिला था? तो जुगल सावधान। जुगल सावधान का प्रमाण कहाँ से मिला था? तो लोथल से, है ना। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से क्या मिला है? तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से संस्कृत भाषा में लिखा गया प्रथम एरन अभिलेख। कैसा? संस्कृत भाषा में लिखा गया प्रथम अभिलेख एरन अभिलेख का चर्चा किया गया, जिसमें क्या है? सुदर्शन झील का निर्माण किया था। और सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, है ना। तो सती प्रथा का अगर बात करते हैं भीलखंड अभिलेख का, तो भीलखंड अभिलेख का इसमें किसका है? तो कुमारगुप्त का। भीलखंड अभिलेख किस शासक का है? तो कुमारगुप्त का, कुमारगुप्त प्रथम का भीलखंड अभिलेख। एरन अभिलेख क्या है? तो भानुगुप्त का एरन अभिलेख है। किसका है? भानुगुप्त का एरन अभिलेख। और भीतरी स्तंभ लेख में क्या हुआ था? तो भीतरी स्तंभ लेख में पहली बार सती प्रथा का प्रमाण मिला है ना, जो आपका क्वेश्चन में दिया गया है। सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो भीतरी स्तंभ लेख से। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रदरफोर्ड की आत्मकथा रदरफोर्ड के अल्फा का प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा जिससे खोज हुई थी। तो रदरफोर्ड की अल्फा का प्रकीर्णन का प्रयोग किससे हुई थी? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन या नाभिक। इलेक्ट्रॉन का कक्षा नाभिक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या है? ऑप्शन नंबर डी। मतलब रदरफोर्ड ने अल्फा का प्रकीर्णन का प्रयोग कब किया? किस पे किया था? तो नाभिक के, है ना। और नाभिक में क्या क्या पाया जाता है? तो नाभिक में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, है ना। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन किस पाया जाता है? नाभिक में। नाभिक की त्रिज्या पूछा था। नाभिक की त्रिज्या कितना होता है? 10 के पावर माइनस 15 मीटर। परमाणु की त्रिज्या कितना होता है? 10 के पावर माइनस 10 मीटर, जिसको एक एंगस्ट्रम भी कहा जाता है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मरकरी है, तो मरकरी कैसा है? ठोस धातु है कि द्रव धातु है कि द्रव ठोस अधातु है? तो मरकरी क्या है? पारा क्या है? पारा एक लिक्विड है। कैसा है? मेटल है, धातु है ना, यानी द्रव धातु। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और पारा का प्रयोग लगभग कहाँ पे है? थर्मामीटर में। किसका किया है? पारा मरकरी का ही प्रयोग किया जाता है। और द्रव अधातु कौन है? तो द्रव अधातु की अगर बात करते हैं तो ब्रोमीन एकमात्र द्रव अधातु है। पारा क्या है? जी द्रव धातु, एकमात्र द्रव धातु पारा, जबकि एकमात्र द्रव अधातु ब्रोमीन। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। जंग लगे हुए लोहा का वजन बिना जंग लगे से कैसा होता है? तो जंग लगे हुए लोहे का वजन बिना जंग लगे हुए लोहे से क्या होता है? कुछ अधिक होता है। कैसा होता है? अधिक होता है। और लोहा में जंग किसके कारण लगता है? तो ऑक्सीकरण के कारण। ऑक्सीकरण में क्या होता है? तो एक याद रखिएगा, रेल, RAI रेल, और अवकरण में होता है गार्ड। ठीक है। तो रेल में क्या, ऑक्सीकरण में क्या होता है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का परित्याग, इंक्रीजिंग ऑफ क्या? ऑक्सीडाइजन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि, है ना। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। यहाँ से तो ये अगर प्रोसेस हो रहा है तो ऑक्सीकरण संख्या है। और गाढ़ अवकरण संख्या में क्या होता है? तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ क्या होता है? ऑक्सीजन, और डिक्रीजिंग ऑफ क्या होता है? तो डिक्रीजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। डिक्रीजिंग ऑफ ऑक्सीडाइजर नंबर, ऑक्सीडाइजर नंबर में परित्याग होता है। तेज से अभी प्रोसेस हो रहा है तो क्या होता है? ऑक्सीकरण संख्या और अवकरण संख्या में ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्वरक में निम्नलिखित तत्वों की उपलब्धता नहीं है। तो उर्वरक में क्या क्या नहीं है? तो उर्वरक में नाइट्रोजन है, और क्या है? हाइड्रोजन है, लेकिन क्लोरीन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्लोरीन नहीं है। फास्फोरस भी उर्वरक में पाया जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बारूद निम्नलिखित के मिश्रण से बनता है। तो बारूद कैसे बनता है? तो बारूद नाइटर, सल्फर और काठ कोयला से बनता है। बारूद कैसे बनता है? नाइटर, सल्फर और काठ कोयला से बनता है। और नाइटर को क्या जाना जाता है? तो सोडियम नाइट्रेट के नाम को, सोडियम नाइट्रेट को NaNO3 को नाइटर के नाम से ही जाना जाता है ना। सोडियम नाइट्रेट को नाइटर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौह आवश्यक है। तो लौह आवश्यक नहीं, लौह अयस्क है कौन? तो हीमोग्लोबिन में RBC का निर्माण के लिए, या समान स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए, या शरीर को ऊतकों को ऑक्सीजन को पहुंचाने के लिए, या उपयुक्त सभी। तो इसका ऑल ऑफ द एबव, मतलब सभी इसका आंसर हो जाएगा। तो लौह अयस्क का क्या काम है? तो हीमोग्लोबिन में RBC के निर्माण के लिए और समान स्वास्थ्य के लिए, ये सभी क्या है? शरीर में ऊतकों के ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए क्या है? ये सभी क्या है? तो लौह अयस्क का काम है। कैंसर के उपचार में प्रयोग किया जाता है किसके लिए? तो कैंसर का उपचार किसके लिए? कोबाल्ट 60 में कैंसर के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। आयोडीन 131 में क्या होता है? तो आयोडीन 131 में क्या होता है? तो आउटरो थायराइड ग्लैंड के लिए हुए विकार के लिए प्रयोग किया जाता है। आयोडीन 131 में थायराइड ग्लैंड या आउटो ग्रंथि में हुए विकार के लिए, रोग का पता लगाने के लिए आयोडीन 131 का प्रयोग किया जाता है। C14 में, कार्बन 14 में किसका प्रयोग किया जाता है? तो कार्बन 14 में जीवाश्म ईंधन का रूप में प्रयोग किया जाता है। और फास्फोरस 32 में क्या है? तो हड्डी के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है फास्फोरस 32 का, जबकि कोबाल्ट 60 का कैंसर का प्रयोग के लिए आया जाता है। आर्सेनिक 74 का, AS74 का प्रयोग किसके लिए? तो ट्यूमर का पता लगाने के लिए। और सोडियम 24 का प्रयोग किसके लिए था? तो रक्त परिसंचरण के लिए, है ना। ब्लड सर्कुलेशन में आए गतिरोध का पता लगाने के लिए सोडियम 24 का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने किया था? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने किया? तो इसका सामने 4 ऑप्शन है आपके पास, कनिंघम, विलियम जोन्स, रखालदास बनर्जी, या दयाराम साहनी। तो 400 का क्वेश्चन निकालना है। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसी ने किया था? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। विलियम जोन्स ने ही एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किए थे। कब? तो 1784 में। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किए थे। अब बात करते कनिंघम ने क्या किया था? तो कनिंघम ने 1853 में सिंधु घाटी सभ्यता का क्या है? सर्वेक्षण किए थे। और रखालदास बनर्जी ने क्या किए थे? तो 1922 ईस्वी में 1922 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था? रखालदास बनर्जी। दयाराम साहनी क्या किया था? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने किया था? तो रखालदास बनर्जी ने। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1922 में। किसने? रखालदास बनर्जी ने। यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछ दिया गया है, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी 3 वेद संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहलाते हैं? वेद त्रयी कौन कौन कहलाते हैं? तो 3 में है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, है ना। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को वेद त्रयी कहा जाता है, जबकि अथर्ववेद को बाद में जोड़ा गया था, इसलिए अथर्ववेद को वेद त्रयी में शामिल नहीं किया गया है। चरक संहिता नामक पुस्तक किससे संबंधित है? तो अभी बताए थे, थोड़ी देर पहले क्वेश्चन बताए थे। तो चरक संहिता चिकित्सा से, हाँ। और सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता लिखा था। सुश्रुत नामक विद्वान ने क्या था? सुश्रुत संहिता क्या था? किससे संबंधित था? तो सर्जरी से संबंधित था, है ना। सर्जरी से संबंधित था, जबकि चरक संहिता चिकित्सा से संबंधित था। अर्थशास्त्र राजनीति से संबंधित था। और अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो कौटिल्य। अर्थशास्त्र के लेखक का नाम पूछ दिया जाता है किसने? तो कौटिल्य। और कौटिल्य की रचना द प्रिंस से भी किया गया है। किसके? मैकियावेली की रचना है द प्रिंस, उससे कौटिल्य की भी रचना, कौटिल्य की तुलना करते हैं द प्रिंस से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैनल जलधारा किस महासागर की जलधारा है? तो रैनल जलधारा कैसी जलधारा है? तो एक गर्म जलधारा है। अटलांटिक महासागर की कैसी धारा है? तो गर्म जलधारा, जो कहाँ चलती है? तो बिस्के की खाड़ी में, है ना। अटलांटिक महासागर में बिस्के की खाड़ी में चलती है रैनल जलधारा, जो अटलांटिक महासागर में है। और यहाँ से इसके ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा पूछा जाता है कि हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में और अटलांटिक महासागर में कौन कौन सी धारा चलते हैं। तो टाइम ज़्यादा हो गया, इसको हम बाद में चर्चा करेंगे। ऐसे पहले पिछले वीडियो में इसके बारे में बता दिया है, ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा का। तो ये रहा 40 क्वेश्चन का डिस्कशन। अगर यह डिस्कशन अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। साथ में अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टेस्ट सीरीज के साथ में। तब तक के लिए आप सभी को इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।